आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर सेकंड जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डीआई दे रखा है। डीआई कुछ इस प्रकार से है, इसमें 6 ईयर दे रखे हैं 18 से लेकर 23 तक, और इसमें पास लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है इंडिविजुअल ईयर में, और ऐसे ही फेल लड़कों का प्रतिशत दे रखा है इंडिविजुअल ईयर में। और हमसे पहला क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछा है कि बालिकाओं के प्रदर्शन में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार देखने को कब मिलता है। तो हमें क्या करना है, 18-19 का कंपैरिजन करो, देखो कितने प्रतिशत सुधार हुआ। वो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे 42 और 32 का, तो हमारे पास आ जाएगा 10%। तो 10/32 इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा 31.25% आएगा। फिर ऐसे ही हम 19 और 20 में कंपेयर करेंगे 30.95% आएगा। इस तरीके से करते हुए हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, 22 में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया। फिर हमारा क्वेश्चन 2 पूछा गया था कि यदि 2020 में परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दे दिए 800 और 700, तो परीक्षा में पास बालकों की कुल संख्या का परीक्षा में फेल लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात बताना है। तो हमने देखा टेबल के अंदर 2020 में जो पास लड़की थी वो 55% थी और फेल लड़के थे वो 25% थे। इसी तरीके से हम इनका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम पास लड़कों की कुल संख्या। पास लड़कों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे हम, टोटल हमें लड़कों की संख्या दे रखी है 800, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फेल 25% है तो पास 75% होंगे, तो 800 इंटू 75/100 करेंगे तो हमारा आएगा 600। तो 600 बच्चे लड़के हमारे पास थे। अब हम लड़कियों का निकालेंगे कि कितनी लड़कियां फेल हुई, क्योंकि लड़कियों की फेल का प्रतिशत बताना है। तो 700 लड़कियों की संख्या है, 55% पास है, तो 45% फेल होंगी, और मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो 700 इंटू 45/100 हमारा 315 आ जाएगा। फिर इन दोनों का अनुपात निकालो, 600/335 जो हमारा आएगा 40:21। अब ऐसे ही हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, 2019 में परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की कुल संख्या 800 है और लड़कियों की कुल संख्या भी 800 है, तो उक्त वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का योग कितना है। तो सबसे पहले हमें पता है 800 दे रखी दोनों की संख्या, लड़कों की और लड़कियों की भी। तो प्रतिशत देखो, सबसे पहले उत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत टेबल में 42% दे रखा है, ये रहा 19 में। फिर ऐसी उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या इसी से निकाल लो, 800 इंटू 42/100 336 आ गई। और उत्तीर्ण बालकों की संख्या देखो कितने दे रखा है, इसमें 60% फेल है तो 40% पास होंगे। ठीक है, 40% पास है। 800 इंटू 40/100 ये आ गया 320। अब उन उत्तीर्ण बालकों की जैसे ही है, इन दोनों को कुल संख्या पूछी है पास की, तो हम क्या करेंगे, 336 को 320 में प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 656। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर ऐसे ही हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भाग लेने वाले बालकों की संख्या और लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या क्रम से 2023 में कितनी है, 1250 है और 850 है। तो उक्त परीक्षा में फेल बालकों की संख्या परीक्षा में फेल बालिकाओं की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो सब कुछ नहीं करना, 2023 वाली टेबल देखेंगे, 23 में हमें 42% और 80%, ठीक है, 42% और 80%। 42% क्या है, लड़कियां पास हैं, ठीक है। तो 850 का 42% कितना हुआ, 357। अब अनुत्तीर्ण बालकों की संख्या कितनी है, 80%। तो 125 दे रखा है ना, लड़के की संख्या 125 है, का 80% हमारा 1000 हो जाता है। तो अब इनका हमें बताना है अनुपात। अनुत्तीर्ण जो हमारे फेल लड़कियां हैं, फेल लड़कियों की संख्या कितनी हुई, 850 में से 357 माइनस करो तो 493 आएगी। और ऐसे ही अब हमें निकालना है अनुत्तीर्ण जो हमारे फेल लड़के हैं और हमारी फेल लड़कियों का कितना प्रतिशत अधिक है। तो 1000 में से 493 को घटा देंगे, डिफरेंस लेंगे और 493 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 102.84 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से
क्वेश्चन में पूछा है डीआई के 2018 में परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की कुल संख्या 600, तो परीक्षा में उत्तीर्ण बालकों की प्रतिशत और परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं के मतलब पास लड़कों के प्रतिशत और पास लड़कियों के प्रतिशत के बीच क्या प्रतिशत अंतर है। तो 2018 देखेंगे हम, 2018 में कितना दे रखा है 32 और 40। तो 2018 में पास लड़कियों का प्रतिशत 32 है और 2018 में फेल लड़कों का प्रतिशत 40 है। तो उत्तीर्ण बालकों का प्रतिशत 100 माइनस 40 तो कितना हुआ 60 हुआ। तो अभीष्ट प्रतिशत कितना हुआ 40 में से 60 में से हमारा 32 गया तो 28% इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ये प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है। युक्ति तर्क दोष है क्योंकि इसमें व्याघाती माध्य पद शामिल है। इट्स इन्वॉल्व कॉन्ट्रोडिक्टिव मिडल टर्म। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 पूछा गया हमारा, पहले 7 है कि कालक्रम अनुसार लगाना है किसको, इन टाइम को। सबसे पहले सेकंड आता है, फिर मिली सेकंड आता है, फिर नैनो सेकंड आता है, फिर पिको सेकंड आता है। और ये ऐसा 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12। फिर हमारा मैचिंग क्वेश्चन था कि डाइक्लोरोब्रोमोमेथेन का रासायनिक फॉर्मूला है CHBr2Cl, ब्रोमोफार्म का है CHBr2, ब्रोमो डाइक्लोरो का है CHBrCl2 और क्लोरोफॉर्म का है CHCl3। फिर क्वेश्चन था हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, तो हमें इसमें पता है सबसे पहले आया हमारा NEP नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में। फिर हमारा आया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। फिर हमारा है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। और फिर हमारा है 100% साक्षरता प्राप्त करना 2009 में। फिर ऐसे ही इसी प्रकार है आकलन का प्रयोजन मैचिंग की, तो ये है आकलन के साथ शिक्षा के प्रयोजन से संबंधित होता है। किसका आकलन किया जाना है, आकलन के प्रयोजन से संबंधित होता है और मूल्य तथा सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा होता है। फिर आकलन संबंधी रणनीतियाँ, शिक्षक छात्र अधिगम और विषय सामग्री विशिष्ट ज्ञान का आकलन करता है। फिर है विवेचन और कार्रवाई, आकलन आंकड़ों से शिक्षकों के आशय। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है नाभिकीय रिएक्टर्स में विमंदक मॉडरेटर के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो विमंदक श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने हेतु न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है। विमंदक के बिना श्रृंखला अभिक्रिया चेन रुक जाएगी और विमंदक का उदाहरण ग्रेफाइट छड़ें हैं। इसका अतिरिक्त भारी जल D2O का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है उस मापनीय स्केल को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। न केवल भूकंप की तीव्रता का मापन करती है अपितु लोगों पर उसके प्रभाव को भी मापती है। तो इसका आंसर आएगा संशोधित मार्केली स्केल। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध वर्षा के जल के बारे में कथन बताने हैं। तो यह वास्तविक रूप से अम्लीय होता है और इसका pH मान जो होता है 5.6 से कम माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इसमें मैचिंग करनी है क्रोनोलॉजी, मतलब इसमें ईयर बताने हैं। NCTE की स्थापना वर्ष है 1995, UGC की है 1956, NTA की 2017 और NCERT की है 1961। फिर क्वेश्चन नंबर है NRF त्रिआयामी रणनीति अपना सकता है कैसे। अंतर्राष्ट्रीय शोध के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करना, शोध के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का प्रयास और मूल AI शोध को अग्रसर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही दिया है इसमें, जोसेफ V मालेली की पुस्तक द 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी के अनुसार 5 C's को पुस्तक में दिए गए अध्याय के क्रम अनुसार लिखिए। तो कैमरा एंगल्स, कंटिन्यूटी, कटिंग, कोलजाप्स और कंपोजिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए धन पर 482 अधिक मिलता है। यदि वार्षिक ब्याज रूप देय से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो उधार दी गई धनराशि को ज्ञात करना है। तो इसमें इसका आंसर आएगा D 20,000। देखो दर दे रखी है 20% और समय दे रखा है 2 वर्ष। अर्धवार्षिकी के लिए दर हो जाएगी 10 और वर्ष हो जाएगा समय डबल, तो 4 वर्ष हो जाएगा। तो तब चक्रवृद्धि ब्याज हम लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन 1 जमा दर अपॉन 100 की पावर टाइम -1। तो इसमें हमने जब रखा सब वैल्यू को तो हमारे पास ये आया। सेकंड है में वार्षिक रूप से संयोजित होने पर दर 20 और 2, तब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वही हमारी ये आ जाएगा, P आ जाएगा 11/25। दोनों को जो हमारी अर्धवार्षिक और वार्षिक आ गया उसे माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 482। ठीक है, बराबर किसके रख देंगे 482 के, क्योंकि दे रखा क्वेश्चन में।
इससे मूलधन निकालेंगे कितना आएगा, तो मूलधन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 2000। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है। बुक्स और बुक्स में जो राइटर हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, रंजीत कुमार, मास मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, रीजर डी विमार, जोसेफ आर डोमिनिक, बिजनेस रिसर्च मेथड HK डांगे और श्रुति देवेन, रिसर्च मेथड्स राम आहूजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पजल है, कोड का नहीं है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, जैसे 5 को H से, W को 23 से, ये सबको 18 को R से, इस सबको क्या दे रखा है, अल्फ़ाबेट को एक ऑर्डर दे दिया। इसी तरीके से हॉर्स का ऑर्डर पूछा है, तो H का 8 होता है, O का 15, R का 18, S का 19 और E का कितना होता है 5। तो जिसमें ये पूरे नंबर होंगे वही वाला सही है, तो B में सब नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है जो है निर्माणात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और पर्यवेक्षक ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, वह आकलन है जिसे अनौपचारिक रूप से भी देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समेकित अधिगम प्रतिचित्र के मूल सिद्धांत कौन से हैं, तो इसमें पाठ्यचर्या विकास, संकाय विकास और आकलन है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिगिप्तियाँ इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों एक साथ ना तो सत्य हो सकती है, ना दोनों एक साथ असत्य हो सकती हैं। तो ये बताना है, ना तो दोनों एक साथ सत्य हैं, ना दोनों एक साथ असत्य हैं। तो विरोधी वर्ग, स्क्वायर ओपोजिशन, सी वाली, कुछ प्रिंटर कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं होते, ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना को लिखने के लिए दो दिए गए अनुक्रमों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो इसका क्रम है वो इस प्रकार होगा, पूर्व योजना बनाना, पाठ आरंभ करना, पाठ की रूपरेखा तैयार करना, विस्तृत अभ्यास और पाठ का समापन करना। फिर हमारे पास ये मैचिंग दे रखे थे, न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करना कौन कौन सा आएगा। सबसे पहला देखो, इसमें x + 1/2 = 0 रखा है, x - 1/x की वैल्यू निकालनी है, जो कि आएगी हमारी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद x - 1/x की वैल्यू 0 आएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं और इसमें x + y का मान बताना क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x - y a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पर x + y की मानी वैल्यू आ जाएगी +-9। कैसे आई, तो यही x + y, पहले a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, दोनों से निकल के जो वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, पुट करके वो सॉल्व कर लेना। फिर क्वेश्चन है C, इसमें 1 - 1/x = 2 दे रखा है, 1 + 1/x² का बताना है कितना है, और इसमें 1 - 1/x = 2 दे दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, वही इसको 1 रख के देखेंगे तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। 1 रख के देख लो, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखेंगे 1 × 1 = 1, 1 - 1/, अब हमारा D है 1 - 1/x = 3, तो इसका बताना है कितना आएगा। इसका फॉर्मूला खोल दिया, x² + 1/x² - 2x 1/x -b² से, इसका 3² x² + 1/x² - 2, 11 आंसर आ जाएगा। फिर ये दे रखी है मैचिंग है, वायरलेस माउस, कार नंबर प्लेट पढ़ना, इसका आंसर है वायरलेस माउस, रेडियो वेव, ऑप्टिकल माउस, इंफ्रारेड लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आउटपुट उपकरण, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कार नंबर प्लेट को पढ़ना। फिर ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक दृष्टि से समान है, सभी कविताएं कलाकृतियाँ होती हैं, कोई भी गैर कलाकृति नहीं होती, कुछ कविताएं कलाकृतियाँ होती हैं, सभी गैर कलाकृतियाँ गैर कविताएं होती हैं। तो इसमें से D ऑप्शन आएगा, A, D और ओनली। निम्नलिखित कथन तार्किक दृष्टि से समान है, सभी कविताएं कलाकृतियाँ होती हैं और सभी गैर कलाकृतियाँ गैर कविताएं होती हैं। D ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से जन माध्यम मास मीडिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें C ऑप्शन आएगा, B, C, E ओनली। B है मनोरंजन, C है हमारा सूचना और E है हमारा विज्ञापन। फिर क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें C आएगा, A और B। A है फुल डुप्लेक्स संचार द्विदिशात्मक है, और B आएगा इसमें है हमारा FM रेडियो सिंप्लेक्स संचार का एक उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 29 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंप्यूटर का सही वास्तविक एड्रेस है, तो इसमें से F8 FC AE 7B 16 CE आएगा।
क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ईश्वर का निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष विद्यमान है? ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। चूंकि धर्म ग्रंथ ईश्वर की वाणी है इसलिए उनमें जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है। तो आत्मश्रेय दोष। मानकीय शोध क्या होता है? मानकीय शोध होता है, मानकीय शोध इस प्रकार से मुद्दे को उठाता है कि उसमें निष्कर्ष निहित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग है। अर्नेस्ट वेल, सिटीजन केन, जॉन फोर्ड, स्टेज कोच, चार्ली चैपलिन, सिटीज लाइट फिल्में और एल्फ्रेड हिचकॉक रियर विंडो। ये फिर हमारा एक न्यूमेरिकल दे दिया। मोहन एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 7 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य 6 दिन में करता है। तो दोनों 8 से ही 2/5 कार्य करने में कितना समय लगाएंगे या कितने समय में इसको पूरा करेंगे? तो मोहन द्वारा काम पूरा करने में लगा समय 9 घंटे इंटू 7 दिन 63। श्याम द्वारा काम पूरा करने में लगा समय 7 इंटू 6 दिन 42 घंटे। दोनों कार्य को मिलकर पूरा करेंगे 1/63 प्लस 1/42। तो इसमें आ जाएगा 5/126 काम प्रति घंटे। तब उन्हें कार्य करने में कुल लगा समय जो होगा 126/5 घंटे, 3 दिन आएगा आंसर। एंड्रोगॉजी शब्द से तात्पर्य वही है हमारा अडल्ट एजुकेशन। 36 है, जब कोई अध्यापक व्याख्या पद्धति का प्रयोग करता है तो ABC ओनली। इससे छात्रों को नई जानकारी प्राप्त होती हैं। इससे छात्रों को ऐसे मूल अनुसंधान प्राप्त होते हैं जो पाठ्य पुस्तकों में आमतौर पर प्राप्त नहीं होते और यह महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को नाटकीय रूप दे सकता है और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि को साझा कर सकता है। मीन और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, तो इसमें से सही क्रम चुना है कौन सा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही है। तो CV है हमारा 14/60 इंटू 100% निकालेंगे जो हमारा विचरण गुणांक है CV, करेक्शन कोफिशिएंट ऑफ विचरण। मानक विचलन से हमारा ये आ जाएगा सही आंसर। जल वैज्ञानिक चक्र के निम्नलिखित चरणों में से किसमें जल को परिशुद्ध होता है? तो C, वाष्पीकरण में। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक शोध एक कदम नहीं है? तो इसमें A आएगा। यह वैज्ञानिक का एक समापन पक्ष है। यह प्रक्रिया घटते परिष्कार के साथ लगातार दोहराई नहीं जाती है। शिक्षक एक कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। यह निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सामूहिक संचार का। किसी शोध प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने संबंधी चरणों का विवरण इस प्रकार है। प्रणाली विज्ञान संबंधित साहित्य या पूर्वकालिक अध्ययनों की समीक्षा, लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख करना, समस्याओं का उल्लेख करना। फिर है बढ़ते गुणार्थ के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो साहित्यिक कृति, गद्य, कहानी, लघु कथा। फिर है www.ncert.nic.in को क्या कहा जाता है? तो इसमें C, डोमेन नेम कहा जाता है। मैकाले मिनट के नाम से अपने प्रसिद्ध मिनट कार्यवृत्त को लॉर्ड मैकाले ने वर्ष किस में लिखा था? तो 1835 में। यदि किसी यांत्रिक अथवा विद्युतीय माध्यम में कोई दोष है तो संचार का मुक्त प्रवाह बाधित होगा। वह बाधा निम्नलिखित में से किस स्तर पर हो रही होती है? तो यह होती है एट द ट्रांसमिशन लेवल, संचरण स्तर पर। अब यह है उस श्रृंखला का पता लगाइए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो इसमें +5 हो रहा, फिर +7 +9 फिर +11 +13 तो +15 प्लस होकर 63 आ जाएगा। फिर गद्यांश दे रखा है। सड़क के नियम का अर्थ है सभी की स्वतंत्रताओं को संरक्षित रखते हुए प्रत्येक की स्वतंत्रताओं में अनिवार्यता कटौती की जाए। जैसे जब कोई चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी सड़क के बीचों बीच आकर अपना हाथ खड़ा करता है तो वह निरंकुशता का नहीं अपितु स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। वह अपने निजी स्वतंत्रता की कटौती को स्वीकार किया है ताकि आप ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आनंद ले सकें जो आपकी स्वतंत्रता को यथार्थ बनाती है। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारी सामाजिक स्वतंत्रता दोनों स्वतंत्रताओं का संरक्षण करना है, अर्थात हमें दोनों का विवेक सम्मत सम्मिश्रण चाहिए। मैं किसी प्राधिकारी को यह कहने की अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे को इस या उस विद्यालय में जाना होगा या वह विज्ञान में अथवा कला में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। ये चीज़ें व्यक्तिगत हैं। परंतु यदि मैं कहूँ कि मेरा बच्चा कोई शिक्षा लेगा ही नहीं, तब समाज मुझे दृढ़तापूर्वक यह बताएगा कि चाहे पसंद हो या नहीं मेरे बच्चे को की शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी। सभी की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु उन्हें तर्कसंगत सीमा तक कम किया जाना चाहिए। सभी की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु उन्हें तर्कसंगत सीमा तक कम किया जाना चाहिए। लेखक का आशय यह बताना है कि सड़क के नियम निम्न हेतु हैं। गद्यांश के अनुसार लेखक का आशय यह बताना है कि सड़क के नियम निम्न
हेतु है शब्द के सही मायने में स्वतंत्रता। ये बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय के चयन को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? इसमें से डी ऑप्शन आएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ट्रीट में हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता माना जाएगा। फिर है इस गद्यांश का वास्तविक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें होगा स्वतंत्रता का महत्व। हमें निम्न में से किस संरक्षण की आवश्यकता होती है? तो व्यक्ति व समाज स्वतंत्रता दोनों की।